गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा है मुद्रा और वित्तीय संस्थाओं में। उसमें अपन ने मुद्रा की परिभाषा पढ़ी थी, मुद्रा विमुद्रीकरण क्या होता है, विनिमय क्या होता है और मुद्रा का उत्पत्ति कैसे हुई थी। आज हम पढ़ेंगे मुद्रा का विकास। मुद्रा के विकास के बारे में कि मुद्रा का विकास यानी प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक ये जो प्रक्रिया चली आ रही है, मुद्रा का विकास किस रूप में जाना जाता था, तो इसको अपन पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे आज। हालांकि ये चीज़ें अपन समझ चुके हैं, उसी चीज़ को अपन नोट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ। तो मुद्रा के जन्म और विकास के संबंध में बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिनका मानना है कि व्यक्ति ने मुद्रा का आविष्कार नहीं किया है। व्यक्ति ने नहीं किया, व्यक्ति की आवश्यकताओं ने इसका मुद्रा का आविष्कार किया है। मुद्रा का आविष्कार एक सहयोग मात्र माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताएं हुई तो आवश्यकताओं के बदले जो आदान प्रदान किया जाने लगा उससे क्या हुआ, मुद्रा का जन्म माना जाता है। मुद्रा का विकास क्रम वस्तु विनिमय पद्धति से प्रारंभ हुई होकर के और वस्तु विनिमय पद्धति में जब कठिनाइयाँ आने लगी तो उसके कारण क्या हुआ, इस पद्धति को आसान बनाने के लिए धातु मुद्रा का प्रयोग किया जाने लगा। तो धातु मुद्रा को आसान बनाने के लिए पत्र मुद्रा का प्रयोग किया जाने लगा। धीरे धीरे मुद्रा का विकास होता गया। वस्तु विनिमय की कठिनाइयों के कारण मनुष्य जाति ने विनिमय को आसान बनाने हेतु मुद्रा का विकास किया है। यानी मुद्रा का विकास क्यों हुआ, तो इसमें सीधी सी बात है, मुद्रा का विकास क्रम वस्तु विनिमय पद्धति से प्रारंभ जरूर हुआ था, लेकिन वस्तु विनिमय में आने वाली कठिनाइयों को के कारण मनुष्य जाति ने क्या किया, विनिमय को और आसान बनाने के लिए किसका विकास किया, मुद्रा का विकास किया। मुद्रा का जन्म कैसे भी हुआ हो, लेकिन सभी विद्वान इस बात से सहमत और इस बात को मानते हैं कि मुद्रा के वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने का प्रथम चरण निश्चित ही वस्तु विनिमय पद्धति थी। सीधी सी बात है कि मुद्रा के वर्तमान स्वरूप तक अपन पहुँचें तो इसका सबसे बड़ी जो देन है वो है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली के कारण ही आज हम इस स्टेज तक पहुँच पाए हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। इस प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं के बदले में किया जाता था। वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किसके रूप में, प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं के बदले में अपन जो आदान प्रदान करते थे उसके माध्यम से किया जाता था। विनिमय के माध्यम के रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली अब इतिहास बन चुकी है। आज ये वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं चलती, ये पहले चलती थी, आज हमारे लिए इतिहास बन चुकी है। वस्तु विनिमय में आवश्यकता के दोहरे सहयोग की बहुत सारी कठिनाइयाँ सामने आई थी। आवश्यकता के दोहरे सहयोग, जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि आवश्यकता का दोहरा सहयोग, जो वस्तु अपने पास उपलब्ध है और सामने वाले व्यक्ति के पास जो वस्तु उपलब्ध है, अगर वो ऐसा सहयोग हो कि वो वस्तु की आवश्यकता अपने को और अपने पास जो उपलब्ध है वो वस्तु की आवश्यकता सामने वाले व्यक्ति को हो, तब तो हम दोनों आसानी से उस वस्तु का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे दोहरे संयोग से ही ऐसी चीज़ें प्राप्त होती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती थी कि वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होने में बहुत सारी सामने वाले के पास अपने पास जो वस्तु है उसकी आवश्यकता नहीं हो तो वस्तु का आदान प्रदान नहीं हो सकता था। तो ऐसे दोहरे जो संयोग थे वो दोहरे सहयोग बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते थे। आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति जिस वस्तु को बेचना चाहता है उसी वस्तु की आवश्यकता दूसरे व्यक्ति को होती है, तब जाकर ये प्रणाली सफल होती है। तथा दूसरे व्यक्ति के पास बेचने हेतु वो वस्तु हो जिसकी आवश्यकता अपने को होती है या पहले व्यक्ति को होती है, तब वस्तु विनिमय प्रणाली को सफल माना जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य के एक मानक मापक का भी अभाव था। उस समय उसको माप तोल की ऐसी कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी कि हम कोई वस्तु ले रहे थे उसके बदले में इतने तोल की वस्तु देनी है, तो माप तोल जैसी प्रणाली का अभाव पाया जाता था। इस प्रणाली में धन या मूल्य के संग्रह तथा स्थानांतरण का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के आदान प्रदान, स्थानांतरण में भी भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। तो इसी कारण से वस्तु विनिमय में एक महत्वपूर्ण समस्या सबसे ज़्यादा थी अविभाज्य वस्तुओं के संबंध में। अविभाज्य का अर्थ, यदि कोई वस्तु है उस वस्तु को विभाजित करके हम प्रयोग में नहीं ले सकते। विभाजित करने पर उसका महत्व समाप्त हो जाता है। यदि किसी की व्यक्ति के पास घोड़ा है और उससे एक भेड़ खरीदनी है, से अपन पहले बात कर रहे थे हाथी और बकरी, को सेम वही चीज़ है, किसी व्यक्ति के पास घोड़ा है और उसे एक भेड़ खरीदनी है, तो वो ना तो संपूर्ण घोड़ा दे सकता है और ना ही उस घोड़े को विभाजित करके भेड़ के साथ विनिमय कर पाता है। इन वस्तुओं का विभाजन करने पर इनका संपूर्ण महत्व क्या हो जाएगा, औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। घोड़े का अगर हम विभाजन करेंगे तो घोड़ा जीवित रहेगा, उसका कोई महत्व रहेगा कि कोई महत्व नहीं। भेड़ का अगर विभाजन करें तो उसका भी कोई महत्व नहीं रह जाता। तो इस कारण से ऐसे सहयोग मिलना बहुत मुश्किल था। इन वस्तुओं का विभाजन करने पर इनका संपूर्ण महत्व समाप्त हो जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली की इन सीमाओं यानी इन बाधाओं के कारण इसे त्याग दिया गया और उसके स्थान पर मौद्रिक प्रणाली को अपना लिया गया। अब अपन बात करेंगे मौद्रिक प्रणाली, जिसमें धातु मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ होता है। वस्तु मुद्रा का स्थान धातु मुद्रा ने ले लिया। शुरू में धातु से बनी वस्तुओं और धातुओं के टुकड़ों ने मुद्रा का कार्य किया।
धातु के जो टुकड़े होते थे उन टुकड़ों को किसी वस्तु आवश्यकता वाली वस्तु के बदले में दिया जाता था। बाद में इन पर मोहरें लगाई जाने लगी, इन पर मूल्य लिखा जाने लगा और इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिला। धातु मुद्रा, धातु के सिक्कों का उपयोग जो है चीन, भारत और मिस्र में प्रारंभ हुआ था। धातु मुद्रा का विनिमय आसान नहीं था। धातु मुद्रा का आदान प्रदान जो था वो आसान नहीं था। इसके उत्पादन में ज़्यादा खर्च होता था और मुद्रा की बढ़ती आवश्यकताओं को धातु मुद्रा से पूरा किया जाना संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए धातु मुद्रा के बाद में पत्र मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। पत्र मुद्रा धातु मुद्रा की कीमतों सीमाओं के कारण, धातु मुद्रा की कुछ बाधाएं थी या उसकी कुछ समस्याओं के कारण पत्र मुद्रा का विकास हुआ और पत्र मुद्रा उन सभी दोषों से मुक्त थी जो मुद्रा में से, यानी इसमें कहा गया है कि पत्र मुद्रा उन सभी दोषों से मुक्त है जो धातु मुद्रा के अंदर अपन ने जो दोष देखे थे। पत्र मुद्रा के उत्पादन में बहुत कम खर्च आता था, यानी इसको नाम मात्र के खर्च पर आसानी से हम इसको प्रिंट कर पाते थे और इसका आदान प्रदान भी क्या होता था, आसान होता था। बढ़ती मांग के लिए पत्र मुद्रा की पूर्ति आसानी से हम प्रिंट करके बढ़ा सकते हैं इसको, यानी जब अपनी डिमांड बढ़ती है तो डिमांड बढ़ने के बाद में हम पत्र मुद्रा के माध्यम से उसकी पूर्ति को आसानी से कर सकते हैं। मुद्रा के विकास के क्रम में अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो पत्र मुद्रा से आगे बढ़कर हम चलते हैं तो साख मुद्रा, व्यक्ति जब वस्तुओं का आदान प्रदान लेन देन करता है तो वो साख उसकी व्यक्ति की कैसी होती है उसके बेस पर भी व्यक्ति को आज मुद्रा प्राप्त हो जाती है। निकट मुद्रा भी मुद्रा की भूमिका अदा करने लगी है। आज हम धीरे धीरे क्या है, इस मुद्रा का प्रयोग डिजिटल माध्यम से करने लगे, ऑनलाइन के माध्यम से करने लगे, तो उस पत्र मुद्रा की भी आज धीरे धीरे आवश्यकता कम होने लगी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, डिजिटल वर्तमान में डिजिटलाइजेशन को अपना रहे हैं। यानी मुद्रा जो है वो ऑनलाइन किसी व्यक्ति को देनी है तो हम ऑनलाइन पहुंचा देते हैं, तो उसमें न कोई पत्र मुद्रा की आवश्यकता होती है, न धातु मुद्रा की आवश्यकता है, किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार धीरे धीरे हमारे मुद्रा का विकास क्रम जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये तो हमारा मुद्रा का विकास था। अब अपन जो है मुद्रा के कार्य और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्या भूमिका रहती है तो अपन इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।